रोज़ रोशनी की तरह आया है कि टैक्स स्लैब्स हमारे जो हैं वो दे आर प्रोहिबिटिव, वो कारोबार को नहीं चलने देंगे, वो इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम एक IMF प्रोग्राम के मोड में हैं, हमें IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय, वी विल से देम बाय बाय एंड गुड बाय फॉरएवर, बट व्हेन द टाइम कम्स। हमारी मुज़ाकराती जो टीम है उसको जो चेयर करते हैं हमारे स्पीकर या सादक साहब, उन्हें किसी एमरजेंसी में जो है वो बैरून मुल्क जाना पड़ा, तो उस वजह से मेरा ख्याल है कि थोड़ा उसमें जो है वो डिले आया है। वो जैसे ही वापस तशरीफ लाते हैं तो इनकी दूसरी मुलाकात वो जो चाहते हैं वो भी हो जाएगी। उनसे तवक्को तो हमारी ये है कि वो संजीदा तरीके से जो है वो अपने मुतालबात को लेके आएंगे। लेकिन बानी PTI ने ट्विटर से जो ट्वीट किया गया है उससे लगता तो ये है कि मुश्किल ही है कि वो कोई जो है वो सीधी बात करें, और अंदाज़ा हो रहा है कि शायद वो लिख के जो है वो नहीं देंगे। आज पाकिस्तान के मीडिया में ये बयानात सुर्खियां बने रहे, मगर अहम खबर इन सियासी बयानबाजियों में अब दबकर रह गई है। इस्लामाबाद और कराची से दूर कुरम की तकरीबन 8 लाख की आबादी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है, चूँकि इनकी मेन शाहराह पिछले 94 रोज़ से बंद है। पर आज इनको कुछ उम्मीद की किरण नज़र आई है जब इमदादी सामान के ट्रक पारा चिनार और बगन पहुँच गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक काफ़िले की हिफाजत पुलिस ने की और हेलीकॉप्टर से भी काफिले की निगरानी की जा रही है। इससे पहले 1 जनवरी को कुरम अमन मुआहदे के बाद इमदादी ट्रक पेशावर से पारा चिनार के लिए रवाना हुए थे, लेकिन 4 जनवरी को डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेद अल्लाह मसूद पर फायरिंग के वाक़े की वजह से काफिले को रोक दिया गया था और वो जख्मी भी हुए हैं। याद रखें कि ज़िला कुरम में फ़िरका वाराना फसादात में अब तक न सिर्फ 200 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं, बल्कि कशीदगी के बायस कुरम को मिलाने वाली राब्ता सड़कें पिछले अक्टूबर से बंद हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में अद्वियात, खुराक और अशाए ज़रूरत की किल्लत का सामना भी है। मुकामी सब्ज़ी मंडी के सदर के मुताबिक शहर में सब्ज़ियां, प्याज, टमाटर ख़त्म हो चुके हैं, जबकि आलू 550 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। नाजरीन, हुकूमत ने ग्रैंड जिरगे के ज़रिए दोनों फरीकैन के दरमियान एक अमन मुआहदा करवा दिया है। 14 नुकाती मुआहदे में असला जमा कराने, शाहराओं के तहफ़्फ़ुज़, फ़िरका वराना वाक़यात का ख़ात्मा, अमन कमेटियों के क़याम, कलअदम तंजीमों की हौसला शिकनी जैसे नुकात शामिल हैं। इन नुकात की खिलाफ वर्जी पर इज्तिमाई सज़ा भी हो सकती है, जिस तरह FCR के कानून में होती थी। दूसरी तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अदारों पर हमलों में तेज़ी लाने का ऐलान भी कर दिया है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, हमने पहले कभी इस तरह के ऐलानात नहीं देखे। जबकि आज बलूचिस्तान में ज़िला खुजदार में ज़ेरी तहसील में 60 अस्करियत पसंदों ने हमला करके नादरा के दफ्तर समेत बैंक और दीगर सरकारी तनसीबात को आग लगा दी है। यानी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि ताकत के ऐवानों में इस पर तवज्जो ही नहीं दी जा रही। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार फरदौस, सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं। आमिराना साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सिक्योरिटी के तज्ज़ियाकार हैं, इस मामले को बड़ी अहम नज़र से और बड़े पेचीदगी से देखते हैं, और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के सदर भी हैं, और आपने बहुत सारे कॉलम भी लिखे हैं इस हवाले से। तो सबसे पहले आमिराना साहब, आपकी जानिब ये जो पीस अग्रीमेंट हुई है, आपको क्या उम्मीद है इस पीस अग्रीमेंट से कि ये देर पा होगी, इसे अमन आ पाएगा कुरम में? देखिए, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि कोई भी पीस एग्रीमेंट हो और कबाइल के दरमियान इत्तेफाक हो और उससे कोई देर पा अमन आ जाए, क्योंकि कुरम का जो मामला है, एक तो इंटरनल उसकी डायनामिक्स बड़ी पेचीदा है, जिसकी तरफ आपने खुद भी इशारा किया, लेकिन इसके साथ साथ इसका बड़ा एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट भी है। हमें याद रखना चाहिए कि जो पाकिस्तान के अंदर जो 80s के अंदर सेक्टेरियन पूरी एक वायलेंस की मूव चली थी, उसका एक जो एपिक सेंटर था वो कुरम भी था, तो उसका इग्नोर नहीं ये कि इसकी इम्प्लीकेशंस जो है वो कहाँ पे जाएंगी। तो अभी तक जो हमारी रियासत है, अस्करी इदारे हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इनके तवज्जो यही है कि वो समझ रहे हैं कि ये एक स्पेसिफिक टेरिटरी का मसला है और इसको उसमें जाके हल कर सकते हैं।
उसमें उनको कुछ कामयाबी भी होती है, लेकिन ये देर पा नहीं हो पाती। यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसको कैसे ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, इसको रिजॉल्व किया जाए। तो इसमें आज जो डेवलपमेंट हुई है बड़ी हौसला अफजा है, लेकिन क्या सस्टेन कर पाएंगी? क्योंकि इस वक्त कुरम के अंदर जो एक्टर्स हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे एक्टर जो हैं जिनकी कनेक्टिविटी जो पूरा एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट के साथ हैं, और बहुत सारे ऐसे भी एक्टर्स हैं जिनकी रीजनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ कनेक्टिविटी है। तो उसमें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और उसमें सिंपल एक सोल्यूशन के साथ सामने आना, मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा चैलेंज है कि इसको कैसे सिंक्रोनाइज किया जाए और कैसे एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बनाई जाए। उसमें अभी तक रियासत की और बाकी इदारों की और मेरा ख्याल है कि जिरगा की भी जो है दोनों तरफ के, वो एक बड़ी नाकामी है। और संजीदगी आप नहीं देख रहे जो आप समझते होनी चाहिए थी? जी बिल्कुल, जो संजीदगी हमने 7 में देखी थी और उसके बाद हमने फिर आके 2007 और 8 में देखी, उस लेवल की संजीदगी नहीं है इसको रिजॉल्व करने के लिए। अच्छा, हमें शाहनवाज खान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, रहनुमा हैं JUI-FA के और मेंबर हैं कुरम जिरगा के। बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आमिर राना साहब कह रहे हैं कि रियासत ने वो संजीदगी नहीं दिखाई जिसके तहत जो है अमन आ सकता है। अब उनकी एक ये भी डिमांड है कि आप जो भारी असला है वो दे दें। क्या इसके ऊपर जिरगा के जो मेंबरान हैं वो अग्रीड हैं और अभी भी मामलात उधर ही हैं? उस तरीके से वो रोड नहीं खुल पाई जिस तरह लोग तवक्को कर रहे थे, अभी भी वहाँ पे अद्वियात की कमी है। तो कैसे आप इसको मुमकिन बनाएंगे कि वहाँ के लोगों को कम अज़ कम जो ज़रूरियात की चीज़ें वो तो पहुँच जाएँ? जी बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले आपके इंतहाई ममनून मशकूर हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया और हमें अपने टाइम दिया जी। तो असल में बुनियादी बात ये है कि कुरम के जो सूरत हाल हैं ये तो बहुत ही पेचीदा और बहुत ही पुरानी है। ये तकरीबन पाकिस्तान बनने से पहले जब लखनऊ में 1937 में शिया सुन्नी लड़ाई हुई थी तो पड़ा चिनार से लोग गए थे वहाँ पे। तो उस वक्त से लेकर फिर 1962, 82, 87, 96 और 2007 में फिर इंतहाई हालात खराब हो गए जी। तो अभी मैं समझ रहा हूँ कि 2024 में अभी जो हालात बने हैं, खुसूसन ये 12 अक्टूबर के वाक़े के बाद कुंज अलीज़ाई में जो वाक़या हुआ इंतहाई दर्दनाक, और उसमें 18 अहले सुन्नत बच्चों और ख़वातीन को शहीद किया गया। फिर उसके बाद शाहनवाज खान साहब, लोग ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि अमन मुआहिदा हो चुका है, लोग ही आपसे जानना चाह रहे हैं कि अमन मुआहिदा की पासदारी हो सकेगी और कितनी जल्दी जो रोड है वो खुल सकेगी। आप एक अहम मेंबर हैं जिरगा के, इसलिए लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और उम्मीद लगाई हुई है, तो आप इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? मैं समझता हूँ कि जिरगा जो हुकूमत ने बनाया है ये फ़कत कागज तक महदूद रहेगा। इससे पहले जो मरी एग्रीमेंट हुआ है 2008 में, 2008 से लेकर 2024 तक ही हम चीख रहे हैं। मैं खुद मरी एग्रीमेंट का भी मेंबर हूँ। हम चीख रहे हैं बार बार कि खुदा का खौफ करे, उस मरी एग्रीमेंट पे अमल दरामद करे, अमल दरामद करे, अमल दरामद करे। हमारे हजारों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं, उनको अपने इलाकों में आबाद करे ताकि अमन आ सके। लेकिन उस एग्रीमेंट पे अमल ना होने की वजह से आज हम ये हालात देख रहे हैं। आज भी जो माहिदा किया है ये नामुकम्मल है। अच्छा, इस माहिदे पे अहले सुन्नत के जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, जो मशरान हैं, बशमूल मैं, बशमूल हमारे अवामी नुमाइंदे, उन्होंने किसी ने भी इस पे साइन नहीं किया है। फकत कुछ मशरान साहिबान वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उन्होंने साइन किया है या वो प्रेशराइज किए होंगे या मतलब उनको कुछ लालच दिया होगा या उनकी कुछ और मजबूरियां होंगी। मैं समझता हूं कि कुरम की मुस्तकबिल का हल फकत एपेक्स कमेटी में ही पड़ा है। एपेक्स कमेटी ने जो फैसला किया है उस फैसले पे मेनवान हम अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। ठीक है, यही हमारे साथ ही रहेगा। मगर इफ्तिखार फिरदौस साहब, आपने तो शाहनवाज खान साहब की बात सुनी, मगर साजिद तूरी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में थे और वो ये कहते हैं
कि जो चीफ मिनिस्टर ने एपिक्स कमेटी के अंदर फैसले किए वो जिरगे से पूछे बगैर किए और इसीलिए उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। शाहनवाज खान साहब कहते हैं कि एपिक्स कमेटी के ही फैसले के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। तो ट्रस्ट डेफिसिट वही है, मुझे तो कोई कंसेंसस नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल मुनीसे, मुझे तो नहीं लगता कि कंसेंसस शुरू से ही था, बल्कि मैं जिरगे का खुद विटनेस हूँ और बहुत सारे मशरान ने जाने से ही इनकार कर दिया था, बल्कि जिन्होंने दस्तखत किए भी थे वो भी अंडर ड्यूरेस जो है वो दस्तखत किए थे, क्योंकि एक जो तवक्को है स्टेट की, अगर मैं इसको क्लियरली एक्सप्लेन कर सकूं, कि जिरगे और जो सिस्टम्स बनाए गए थे ये उस वक्त पे काम करते थे जब कुरम के अंदर फाटा जो है वो हुआ करता था और वो फाटा का हिस्सा था, एफसीआर का कानून था, पॉलिटिकल एजेंट के पास मैनेजमेंट भी थी और जुडिशल सिस्टम भी था और वो भी जज था और वो भी ज्यूरी भी था। अब जब सिस्टम बदल गया है, स्टेट इस बात में नाकाम हो चुकी है कि वहां पर वो सिस्टम्स बनाएं जिसके ऊपर इन्हिसार करके जो है इलाके की देरपा अमन कायम हो। अगर आप ये समझते हैं कि जिरगा सिस्टम जो है वो आपको लोकल शायद गारंटीज तो दे सके, लेकिन इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हैं। अफगानिस्तान और ईरान का नाम तो पहले से ही इस लिस्ट में जो है वो शामिल था, लेकिन शाम के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी कुरम के एरिया के ऊपर डायरेक्टली 2012 से जो है वो मुसल्लत हैं। अब उस मामलात में ये आपको लोकल एरिया के अंदर तो कोई ना कोई मैकेनिज्म बता सकते हैं कि उसके ऊपर जो है कोई अमल दरामद किया जाए, लेकिन जिस तरीके से आज भी कॉन्वॉय गया है, बल्कि लिटरली उन्होंने लोगों से जो है वो भीख मांगी है कि जो है वो गाड़ी क्रॉस करने दे, और तकरीबन 40 गाड़ियों की कॉन्वॉय गुजरी है और हेलीकॉप्टर से और कर्फ्यू लगाकर जो है गुजरी है। ना तो ये देरपा अमन की कोई गारंटी दे सकती और ना ही इस बात पे कोई जो है कोई दूरअंदेशी है कि 2008 का जो ये मरी एग्रीमेंट की बात जो कर रहे हैं, ये बार बार जो है ये बात सामने आती है, बल्कि जो एपेक्स कमेटी ने भी जो एग्रीमेंट जो है वो सामने जिरगा लेकर आया है, उसमें एपेक्स कमेटी के 4 जो है अलहदा पॉइंट्स डाले गए हैं, बाकी सारा वो 2008 का एग्रीमेंट है। अगर 2008 में इंप्लीमेंट नहीं हो सका तो अब क्यों होगा? अच्छा आमिर राना साहब, आप भी बड़े कॉन्फिडेंट नहीं नज़र आ रहे थे शुरू में कि यहाँ पे देरपा अमन आएगा। अगर यहाँ पे देरपा अमन नहीं आता, व्हाट आर वी लुकिंग एट? आप तो मामला जो है एनालिसिस करते हैं, रीजनल एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे जो झड़पें हो रही हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्या खदशा आपका, कैसे फैल सकता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस वक्त 4 स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे तनाज़े के अंदर, कुरम के अंदर। 2 तो हैं जो बड़े लोकल हैं और उनकी इंस्पिरेशन जो है वो रीजनल भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं। खुल के बात करनी चाहिए, चूँकि हम एक तनाज़े की बात कर रहे हैं, तो ज़ैनिब्यून भी है और टीटीपी है और उसके साथ सिपाही साहबा, लश्कर जंगी के इस तरह के एलिमेंट हैं। ये स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त। ज़ैनिब्यून और LEJ, सिपाही साहबा और टीटीपी, सुन्नियों की तरफ से एक पूरा अलाइंस है, टीटीपी से लेकर सिपाही साहबा तक, और शिया की तरफ से जो है वो ज़ैनिब्यून का एक स्पॉइलर है। और ये इनकी कुव्वत सबसे ज़्यादा जो है सोशल मीडिया के ऊपर है। जैसे ही कोई डेवलपमेंट होती है और गवर्नमेंट जो चाह रही है और स्टेट और ख़ास तौर के पर हमारे सिक्योरिटी इदारे वो चाह रहे हैं कि इसको उस डोमेन में जाके हल किया जाए कि जो ट्रेडिशनली FCR के अंडर होती थी या बाद में जिरगा के ज़रिए या ट्रेडिशनल मैकेनिज्म के ज़रिए। अब जैसे ये कोई चीज़ हल के ऊपर बुजुर्ग पहुँचते हैं, एल्डर पहुँचते हैं, तो नौजवानों को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रॉडर सेंटिमेंट को, जो रीजनल भी है, सेक्टेरियन भी है, ट्राइबल भी है, उसको, ये उनका दोनों का कॉन्फ्लिक्ट है। उसमें अब देख लीजिए कि इसमें कोई भी पीस एग्रीमेंट होगा, स्पॉइलर मौजूद रहेंगे और उनके अंदर जो एग्रीमेंट करने वाले हैं उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि जिस बात पे वो इत्तेफाक कर रहे हैं एक चीज़ के ऊपर, कि उनके बाकी जो ट्राइब्स हैं, उनके अपने जो फिरके के लोग हैं उसके ऊपर एग्री कर जाएंगे। मगर तो जो FCR के तहत ये इन्होंने मुआहदा तय किए, वो तो ऑलमोस्ट FCR की जो कलेक्टिव इज्तिमाई आप समझ लें जो पनिशमेंट उन्होंने दी है, सज़ा दी है, वो तो FCR के तहत ही है। आपको लगता है कि ये देरपा अमन के लिए ठीक रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस तरह के पुराने जो मैकेनिज्म्स हैं तो पहले भी काम नहीं किए और अभी भी नहीं करेंगे। अगर इन्होंने FCR के इसमें पहले काम करना होता, बावजूद के कुर्रम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बड़े आर्गूमेंट दिए जाते हैं कि कुर्रम अलहदा है, बाकी फाटा अलहदा था,
लेकिन बहरहाल जो मैकेनिज्म इवॉल्व हुए थे वो एक ही तरह के थे, अब वो काम नहीं कर रहे। अब इसके अंदर आपको बड़ी कन्वेंशनल किस्म की जो है वो रेजोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। और ये पूरा एरिया जो है अफगानिस्तान के साथ भी है, और इस वक्त हकानीज भी और तालिबान के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके लिए रियासत बड़ी कंसर्न है कि वो भी कहीं पे स्पाइलर का रोल तो प्ले नहीं कर रहे, उनको वो भी चाहते हैं। तो बड़ा एक मल्टी कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर मेरा ख्याल है कि इसको लोकल जो लोग हैं, दो चीजें करनी पड़ेगी कि जो स्पाइलर्स हैं उनको पहले तो उनको कैसे आप रोक सकते हैं जी, सोशल मीडिया की बंदिश के हवाले से, या कैसे उनको कलेक्टिव उसको एक उस डोमेन में ले आए। और दूसरा कि ये कि जो एग्रीमेंट हो वो ट्राइब्स जो है वो खुश दिली के साथ उसके ऊपर एग्री करें और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें, ना कि ये कि कोई के ऊपर इम्पोज करें। अच्छा, ये आपने जो दो आपने पॉइंट्स बताए ये बड़े अहम हैं। मैं चाहूँगी कि शाहनवाज खान साहब, जो आमिर राना साहब कह रहे हैं कि जी आप आइडेंटिफाई करें, देखिए कि स्पॉयलर्स कौन है इसके अंदर, और दूसरे के ऊपर कि आप जो अग्रीमेंट हो रही है उसके ऊपर भी अमल दरामद करें, और जो इंटरनेट के ज़रिए हेट स्पीच हो रही है उसके ऊपर आप कोई रोकथाम करें। आप समझते हैं कि ये हल है? देखिए, असल में ज़िला कुरम का जो इशू है ना, ये पूरे पाकिस्तान से अक्सर मुख्तलिफ हैं। कुरम के वहाँ पे जोग्राफियाई लिहाज आप देख लें, वहाँ पे भी हमें बहुत से मसाइल और मुश्किलात हैं। माजी में हमने देखा है 2007 के बाद बदकिस्मती से जो हालात आए हैं ना, अब वहाँ पे अपर कुरम में जो ज़ैनबियून और फातिमियून के बड़े बड़े ब्रिगेड हैं, हिज़्बुल्लाह के बहुत बड़े बड़े मराकज़ हैं, और शाम को पड़ा चिनार से हजारों की तादाद में जंगजू जाते हैं और वहाँ पे मरते हैं, उनकी डेड बॉडी। हल कहाँ देख रहे हैं शाहनवाज साहब? आप कोई हल देख रहे हैं इस मसले का? मसले का हल ये है कि कुरम को हर किस्म के असलहे से पाक किया जाए। अच्छा, एपेक्स कमेटी में जो फैसला हुआ है, हमारा एहतजाज किस बात पे है? आए हुकूमत हमारे साथ बैठे, हम दलील के साथ उनसे बात कर लेंगे कि जनाब आली, आपने एपेक्स कमेटी में फैसला किया है, कुरम की तारीख में, कुरम की तारीख में ये सबसे पहला फैसला था जो कुरम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इंतहाई मुनासिब फैसला था। हम ही नहीं कहते हैं कि आप पड़ा चिनार के लोगों से असलहा उठाएं और हमें छोड़ें, नहीं, अगर हमारे पास हैं कुछ न कुछ वो हमको देंगे, ठीक है, देंगे। ठीक, आपने बड़े वाज़े तौर पे कह दिया कि पारा चिनार के लोगों को आपने वहाँ से असला जो है उसको ख़त्म करना होगा। इफ्तिखार फिरदौस साहब, जो शाहनवाज साहब बात करें कि जी असले से पाक करना होगा, वहाँ के मुकामी लोग ये भी कहते हैं कि हम कैसे उसको असले से पाक करें, वहाँ पे TTP का इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे हम तो सिटिंग डक्स बन जाएंगे अगर हम वहाँ पे असला दे दें, और वहाँ पे आपने सिक्योरिटी फोर्सेस भी नहीं भेजी हुई, तो फिर हमारी तो एक तरह से खून रेजी हो जाएगी। दो इश्यूज हैं मुनीज़ा साहिबा, सिर्फ असलहे का नहीं है, बंकर्स का भी है। बल्कि जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं पुलिस की और इदारों की, उसमें तकरीबन कोई 283 बंकर्स का जिक्र आया है जो दोनों साइड से जो है वो बनाई गई हैं, और कुछ तो बंकर्स जो है वो ऑलमोस्ट जो है उसको एक रिलीजियस स्टेटस जो है वो दे दिया गया है। अभी तक फिलहाल हमने कुछ देखा नहीं है कि बंकर्स को जो है वो मिसमार कर दिया जाए, वो भी एग्रीमेंट का हिस्सा है। जहाँ तक असलहे की बात है, मुझे ये याद है मेरी रिपोर्टिंग को तकरीबन कोई 17 साल जो है वो हो गए हैं। ये चौथी बार है कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि एरिया को असलहे से जो है वो पाक कर दिया जाए। इससे पहले दो इस किस्म के मूवमेंट्स हुए हैं, एक सेंट्रल कुरम के अंदर, एक लोअर कुरम के अंदर, जिधर असलाह उन्होंने रजिस्टर किया है, लेकिन अपर कुरम पहले भी उन्होंने कहा था कि हम नहीं देंगे। और वो जो कह रहे हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप देख लें तो जो शिया कम्युनिटीज हैं वो सप्रेस जो है वो रहे हैं और उनके ऊपर अटैक्स भी हुए हैं, बल्कि खोस्त, पक्तिया और नंगरहार 3 जगहों पर पहले तो हम सिर्फ जो है ये कहते थे कि हकानियत को जो है वो रूट वहां से चाहिए। अब रिसेंट टाइम्स में जो है नंगरहार के अंदर जो है वो इस्लामिक स्टेट खुरासान का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ना शुरू हुआ था। तो उनकी एंग्जाइटीज जो है वो अपनी जगह है, और उससे आप एक अंदाजा जो है वो लगा कि उन्होंने सबसे पहले जो काम किया, उन्होंने जाकर पुलिस और सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स जो है वो जला दी, क्योंकि उनको डिस्ट्रस्ट है ना सिर्फ आपस में बल्कि स्टेट के ऊपर भी डिस्ट्रस्ट है। जी आमिर साहब, एक बात जो हमने देखी है, पहली दफ़ा जो एक स्टेटमेंट आई है TTP की तरफ से कि जी हम जो इदारे हैं उनकी बिजनेसेस को हम अटैक करेंगे, हमने इस नौयत की स्टेटमेंट पहले कभी नहीं देखी। ये स्टेटमेंट इस वक्त पे क्यों आई है?
देखिए, इसका तो पूरा कॉन्टेक्स्ट है उनका। वो जितनी भी हमारी मेन स्ट्रीम के अंदर डिस्कशन चल रही होती है, उसके ऊपर कमेंट भी करते हैं, उस पर इंस्पिरेशन भी लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि अभी पिछले 3-4 हफ्तों के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, तो उससे उन्होंने इंस्पायर किया और आइडियाज़ को उन्होंने कलेक्ट किया। पहले ये होता था कि अभी एक ख़ास नुक्ता ये है कि टीटीपी जिस वक्त अरूज में आई, तो उस वक्त दुनिया के अंदर कोई 7 बड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जिनमें से 5 के अंदर अलकायदा थी और 2 को आईएस उसको लीड कर रही थी। तो एक दूसरे से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते थे। अब चूंकि ग्लोबली जो कॉन्फ्लिक्ट का जो है हुजम है वो कम हो रहा है, तो वो अपने लोकलाइज हो रहे हैं ये सारे कॉन्फ्लिक्ट, और अपने लोकल डोमेन से जो है वो अपने नैरेटिव को ड्रॉ करते हैं। तो इसको एक तो उसमें देखना चाहिए। और दूसरा, टीटीपी ने जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की है, वो कहती है जी कि हम तो हैं एंटी कॉलोनियल फोर्स हैं, और जो मिलिट्री है और हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, बेसिकली ये तो कस्टोडियन है पूरे ब्रिटिश सिस्टम के, कॉलोनियल सिस्टम के। तो आपको वो जो स्ट्रेंथ ड्राइव कर रहे हैं नैरेटिव के, वहां से कर रहे हैं। और उसमें मगर जस्ट टू बी क्लियर, जो आपकी बात मैं समझी हूँ, जो एक खास सियासी जमात ने कहा था कि जी हम बॉयकॉट करेंगे एक इदारे का, तो वो उससे फिर इंस्पिरेशन ले रहे हैं। बिल्कुल उससे ले रहे हैं। अगर ये इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट बाकी दुनिया में चल रहे होते तो उनके पास ज्यादा वाइब्रेंट और डाइवर्स किस्म के सोर्सेज होते हैं इंस्पिरेशन के। अब चूंकि ये लोकल कॉन्फ्लिक्ट कन्फाइन हो रहा है, तो लोकल जो इंस्पिरेशन आ रही है डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स है, राइट्स की मूवमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, तो वहीं से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं और अपनी स्ट्रेटेजाइज करते हैं अपने नैरेटिव्स को। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब, आपने बड़ी अहम बात जो है हमें बताई है। और आपका भी बड़ा शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस साहब, शाहनवाज खान साहब। अनफॉर्चुनेटली वील हैव टू लीव इट देयर। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। इधर हम छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर हम जो वकीलों की सियासत है उसके ऊपर बात करते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर बात करते हैं, 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ये बड़े अहम इशूज़ हैं। ये जस्टिस के इशू है, इंसाफ के इशूज़ हैं, और हमने देखा है कि जहाँ इंसाफ नहीं होता वहाँ पे फिर हमने जिस किस्म का केओस हम कुरम में देख रहे हैं उस तरह हम देखते हैं। तो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आज दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी ट्रायल के केस की समाअत हुई, जहां वजारत दफ़ा के वकील की 7 रुकनी बेंच की जानिब से सख्त कानूनी सवालात का उनको सामना करना पड़ा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि ये बताएं, शहरियों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है या नहीं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया, जब आर्मी एक्ट में आते हैं तो क्या सारे बुनियादी हकूक़ मुअत्तल हो जाते हैं। इस पर वकील ख्वाजा हारिस, जो डिफेंस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करें, उन्होंने जवाब दिया कि बुनियादी हकूक़ रहते हैं जिस पर अदालती फ़ैसले मौजूद हैं। जस्टिस मंदोखेल ने सवाल किया, हमारे बहुत जवान शहीद होते हैं, क्या हमला आवरों का भी क्या मिलिट्री ट्रायल होगा। सवाल यह है कि शोहदा के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते, यानी कि जो लोग फ़ौजियों पर हमला करके शहीद करते हैं, इनके हमला आवरों का ट्रायल क्यों नहीं होता फ़ौजी अदालतों में, यानी कि ये केस सिर्फ 9 मई के मुल्ज़मान के फ़ौजी ट्रायल तक महदूद है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, इस केस में हम ये नहीं देख रहे कि मुस्तकबिल में किन लोगों का ट्रायल हो सकता है। इस पर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि सवाल ये है कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किस हद तक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ 26वीं तरमीम के मामले पर वकला में इख्तिलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के 5 साबिक सदरों ने मौजूदा सदर मियां रऊफ अता को ख़त लिखकर इनकी हालिया बयानात पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि 26वीं तरमीम का मुकदमा फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। इसके जवाब में मौजूदा सदर ने एक बयान में कहा है कि पार्लियामेंट के पास आइन में तरमीम करने का इख्तियार है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मियां रऊफ अता, सदर सुप्रीम कोर्ट बार। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। हमेशा से बार का एक स्टांस रहा है और वो ये है कि आम शहरियों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। इसके ऊपर चाहे हामिद खान ग्रुप हो, चाहे आसमा जहांगीर ग्रुप हो, वो इसके ऊपर अब तक यकजा हैं। मगर आपकी जो रीसेंट स्टेटमेंट आई है, जहाँ पे आपने कहा कि बड़ी अच्छी बात है कि जिन लोगों को छोड़ा गया और फ़ौजी अदालतों में छोड़ा गया, तो हम उसका खैर मकदम करते हैं, यानी कि आप फ़ौजी अदालतों के क़याम को, उनकी वजूद को एक्सेप्ट करते हैं। मेरा ख़्याल ये जो आपने जैसे 26 तरमीम के हवाले से बात की,
मैं सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ूंगा कि 26 तरमीम के हवाले से जब पहले मिलिट्री कोर्ट्स पे आ जाए, फिर मैं 26वीं तरमीम पे एक अलग कोर्ट्स सेगमेंट के हवाले से मैं बात करता हूं कि आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कि ऐसे सिविलियन जिन्होंने मिलिट्री लॉ की वायलेशन की हो, हाँ, और नोटिफाइड एरिया में की हो या रिस्ट्रिक्टेड एरिया में की हो या गैरिजन एरिया में की हो, और वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के 1952 में जिन जराइम का जिक्र किया गया उनका इर्तिकाब किया, उनका मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल होगा, उनका मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल होगा। तो मैं इसका एक प्रोसीजर है अपना, आपके जो जहन में जो सवाल आया वो मौजूदा सूरत हाल के हवाले से है कि किसी सियासी जमात के जो सियासी कारकुनों का जो ट्रायल हो रहा है क्या वो मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपके जहन में ये बात आ रही थी। उसका मैं जवाब दूंगा जब ये मुल्ज़मान पर FIR दर्ज हुई, उस FIR के जो मंदरजात थे उसकी रोशनी में फिर तफ्तीश हुई, और तफ्तीश की रोशनी में फिर तफ्तीशी ने शवाहिद इकट्ठे किए होंगे, उसको बाकायदा चालान मुरतब किया होगा, फिर मुतलका कोर्ट में किसी प्रोसिक्यूटर ने इसमें बाकायदा अपनी राय दी होगी कि इसका अख्तियार समात किस अदालत का बनता है, कि वो मिलिट्री कोर्ट का बनता है या आर्डनरी कोर्ट का बनता है। जब मैं थोड़ी सी गुजारत करूँ, जब मिलिट्री कोर्ट्स में इसका चालान वहाँ पेश कर दिया गया तो उस वक्त मुल्ज़मान के पास ये राइट था कि वो एप्लीकेशन फ़ाइल करते, वहाँ बताते कि आपका अख्तियार नहीं है, हमारा आर्डनरी कोर्ट्स में ये अख्तियार बनता है। लेकिन उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी गई, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के इस ट्रायल को गैर कानूनी करार दे दिया गया। उसके बाद दोबारा जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के उसके बाद दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इसको सस्पेंड कर दी जजमेंट को, उसी ट्रायल के दरमियान ट्रायल की तो इजाज़त दे दी, लेकिन ट्रायल कोर्ट को मिलिट्री जो कोर्ट मार्शल कोर्ट थी उसको ये कहा कि आप जो है इसका फाइनल डिसीजन नहीं कर सकते, सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द पेंडिंग केस। लेकिन उसी दौरान कुछ PTI के वकला साहिबान ने, पता नहीं उनकी विजडम उसके पीछे क्या थी, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की बाकायदा कि मिलिट्री कोर्ट्स में जिन लोगों के केस कंक्लूड हो चुके हैं उनको फैसला करने दें, आइदर वे से ना वो करने दें। लेकिन वो कोर्ट्स में कह सकते थे कि आप इस जो केस जेरे समात है इसका जल्दी फैसला कर लें। सारा कुछ तो हमारे व्यूअर्स लेकिन उन्होंने इस ज्यूरिडिक्शन को उन्होंने एक्सेप्ट किया वहाँ पे। अच्छा, तो उनको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था ना वहाँ पे। ये आपका पॉइंट है। मेरा ये पॉइंट था कि ये उनकी वजह से हुआ सारा। वकला को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था मिलिट्री कोर्ट्स को। मगर मैं बतौर आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, बहुत बड़ा ओहदा आपके पास है और बहुत इसकी ये एक लेगेसी है इस ओहदे की। जो आर्टिकल 10A है उसके अंदर ये लिखा हुआ है राइट टू अ फेयर ट्रायल, और फेयर ट्रायल का मतलब ये है कि जो भी ट्रायल हो, जो भी मुकदमा हो और आपके ख़िलाफ़ जो भी इल्ज़ामात हों, आप ओपन कोर्ट के अंदर आपका ट्रायल हो। तो क्या ये जो ट्रायल हो रहे हैं ये ओपन कोर्ट में हो रहे हैं? देखिए, मैं इसमें थोड़ी सी आपको वजाहत करता चलूँ कि जब भी किसी मुल्ज़म को किसी कोर्ट में, जैसे आप कह रही हैं कि ये कोर्ट मार्शल में जब इनको पेश किया गया तो वहाँ उसका एक प्रोसीजर बकायदा उसमें लिखा हुआ है। पहले चार्जशीट दी जाती है, समरी ऑफ चार्जशीट देती है, तो मुल्ज़म उसका बकायदा होता है, वहाँ पे हम जा सकते हैं, उसके पर मैंने तो माहौल देखा नहीं, ये तो जो वहाँ पे फेस कर रहे हैं वो बताएंगे आके कि वाकई हुआ है या नहीं हुआ किस तरह। लेकिन जो ड्यू आपने कहा ना, राइट टू फेयर ट्रायल, आर्टिकल 10A में बुनियादी हक है हर मुल्ज़म का, उसको फराहम किया चाहिए। और ये ड्यू जो प्रोसेस है उसका भी पासदारी करनी चाहिए। और मिलिट्री वो कोर्ट क्या है, की ड्यू प्रोसेस क्या है उसमें, कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नजर आनी चाहिए, फेयरनेस नजर आनी चाहिए, इंक्लूसिव नजर आनी चाहिए। वो तभी जब पेपर सामने आएंगे, जब ये कोर्ट में सामने नजर आएगा कि वाकई हुआ है या नहीं हुआ। अगर इन चीजों की पासदारी नहीं की तो उनकी अपीलें मंजूर हो जाएंगी, वो एक्विट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने क्लियर कर दिया। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं और 26वीं आईनी तरमीम की तरफ भी पूछ लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमने देखा है कि बहुत कशीदगी हो गई है वकला के अंदर, और ये कहाँ लेके जाएगी इसके ऊपर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब मियां रऊफ़ अता। अब ये जो मामला रऊफ़ अता साहब बढ़ गया है, आपको जो साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने ओपन लेटर आपको लिखा जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जी 26वीं तरमीम को आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, या आपने जो भी किया आपने गलत किया। और उन्होंने ये भी कहा कि फुल कोर्ट होना चाहिए और 26वीं आईनी तरमीम पे ये फ़ैसला होना चाहिए कि क्या 26वीं आईनी तरमीम ठीक थी कि नहीं थी। आपने अलग स्टांस क्यों ले लिया बाकी सबसे? देखिए, इस टाइम जो वकला की जो पाकिस्तान की सियासत है, दो ग्रुप्स में है, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप्स है
और दूसरा ये प्रोफेशनल ग्रुप है। जिन मेरे साथियों का आपने जिक्र किया उनका ताल्लुक प्रोफेशनल ग्रुप से है। इसके अंदर अली कुर्द का भी है, उन्हीं के ताल्लुक से जी, ये उन्हीं के ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। तो आइनी 26 तरमीम के हवाले से जब इलेक्शन कैंपेन थी तो हम भी मुख्तलिफ अजला में गए, वहाँ से वकला से दरख्वास्त हमने की और इस बात पे बाकी हमने ये एजेंडा भी रखा, ये वकला की जो ये 26 तरमीम के हक़ में वोट मांग रहे थे, ये उसके ख़िलाफ़ मांग रहे थे। हम 26 तरमीम के हक़ में बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार हासिल है और ये आइन दिया है, और जो आइन है ये कोई जामा दस्तावेज़ नहीं है कि जिसमें तरमीम नहीं हो सकती। 26वीं तरमीम हो रही, आप माजी में भी तरामीम होती रही हैं, तो ये कोई ऐसी वो नहीं थी कोई। मगर अता साहब मुझे एक बात बताएंगी, जो 26वीं आईनी तरमीम है वो ये कहते हैं कि जी इसने जुडिशरी को एग्जेक्टिव के ताबे कर दिया है। उनकी मेन जो इसके अंदर खिलाफ जिसके वो बहुत ख़िलाफ़ हैं, वो ये कहते हैं कि जी बेसिकली एग्जेक्टिव हावी हो गई है जुडिशरी के ऊपर। तो जिस तरीके से तैनाती होती है अब जजेस की, उसके अंदर एग्जेक्टिव का ज़्यादा रोल होता है। आप नहीं समझते कि अब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है, चूँकि आपने सीनियरिटी प्रिंसिपल को ख़त्म कर दिया है, अब ज़्यादा मैनिपुलेशन होगी इसके अंदर तैनाती के अंदर, और जजेस देखेंगे कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें पावर्स दैट बी को प्लीज़ करना होगा। देखिए, ये जब 1947 से लेकर अभी तक अदलिया की तारीख देख लें, कब अदलिया आज़ाद रही है। और माजी में कुछ अर्सा पहले कबल चले गए 15 साल, उस वक्त भी जजेस की तैनाती हो रही थी। वो कैसे हो रही थी? उस टाइम भी ये लाइकिंग डिसलाइकिंग का पहलू तो उस टाइम भी मौजूद था। अभी तो हमने स्कोप इतना कर दिया है कि अभी कम से कम ये अभी इसके पीछे कलेक्टिव विजडम है। तो मेरा ख्याल बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉलिसी जो अपनाएंगे, जो अभी मेरिट बेस इंशाल्लाह अदलिया तश्कील होगी, मेरिट बेस डिसीजन का मुतालबा करते हैं। हमारी तो डिमांड यही है, इसलिए हमने 26 तरमीम के हक़ में बात कर रहे हो उसमें कि चंद अफराद के ऊपर ये चीज़ या 2-3 अफराद के ऊपर ये चीज़ों का सिर्फ इर्तिकाद ना रहे कि सिर्फ वही चुनाव करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग हिस्सा लें जो मुख्तलिफ नुमाइंदगी दी। अभी उनका इम्तिहान शुरू हो चुका है। अगर इन्होंने भी माजी की तरह इस तरह का अमल किया, यकीनन फिर हम इसकी तनकीद भी करेंगे। तो आप देख रहे हैं मामला, हम देख रहे हैं मामला। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ अता साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।